अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की, और ये क्लास 10 उर्दू वालों के लिए है मॉडल पेपर कि पेपर यहीं से आएगा। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा भी किया था कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आप सब के लिए 5 मॉडल पेपर लेकर आऊँगी। तो इससे पहले 4 मॉडल पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आज हमारा ये 5वां और आखिरी मॉडल पेपर है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो अच्छा, आज का जो हमारा मॉडल पेपर है ये आपके विद्या क्वेश्चन बैंक का मॉडल पेपर है, क्योंकि अभी तक जो 4 मॉडल पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया है वो मैंने खुद से बनाया था, जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि आप कह रहे थे कि जो विद्या क्वेश्चन बैंक में जो मॉडल पेपर दिया गया है या फिर जिसको यूपी बोर्ड वालों ने लॉन्च किया है, मैं उस मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊं। तो आज हमारा ये मॉडल पेपर जो है ये विद्या क्वेश्चन बैंक का मॉडल पेपर है, यानी ये आपके बोर्ड वालों ने लॉन्च किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा अलिफ की। जो हिस्सा अलिफ होगा इसमें सबसे पहले एक हिदायत दी जाएगी। हिदायत होगा कि सवाल नंबर 1 से 20 तक के सभी सवालात मुतबादिल किस्म के हैं। मुतबादिल किस्म से मुराद है कि मारूजी सवालात हैं। मारूजी सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो वाले सवालात हैं। आगे है कि मुंदरजा झेल सवालात में से हर एक के 4 मुतबादिल जवाबात दिए गए हैं, यानी 4 ऑप्शन भी आपके सामने मौजूद होंगे। उनमें से सही मुतबादिल को चुनें और ओएमआर शीट में लिखें। तो आज जो हम 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लास्ट में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया। तो आप रफ और पेन लेकर बैठ जाइएगा, मेरे साथ के साथ आप भी जवाब दीजिएगा। मैं आपको इतना टाइम दूंगी कि आप इसको जवाब दे पाएं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि अफसाना एक सवाल, ये एक अफसाना है जिसका नाम है एक सवाल में समान किसे कहा गया है। समान यानी कि मानिंद, जैसा। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जमींदारन को, ऑप्शन नंबर बी है घर की मालकिन को, ऑप्शन नंबर सी है सालिहा आबिद हुसैन को, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अफसाना है, सबसे पहले आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें तो कुछ अल्फाज छुटे हुए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकता। ये ऐसे ही आपके मॉडल पेपर में भी दिया गया था, तो मैंने इसको एज इट इज उतार लिया। लेकिन यहाँ पर कुछ अल्फाज मिस्टेक हैं और गायब हैं। कौन से हैं? तो देखिए, अफसाना एक सवाल बिल्कुल सही, लेकिन इसमें होना चाहिए कि अफसाना एक सवाल में बहू के समान। अब ये समझ में आ रहा है कि किसके समान बताया जा रहा है, तो बहू के समान, बहू के जैसा किसे कहा गया है। अब अगर आप जवाब देंगे तो आप सही जवाब पर पहुंच जाएंगे। तो अफसाना एक सवाल जो है इसमें बहू के समान बताया गया है, वो किसको? वो है जमींदारन को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जमींदारन को क्या बताया गया है कि शरीफ घरानों में जमींदारन के लिए लफ्ज बहु मुरव्वज है। और दूसरा एक ऑप्शन ऐसा भी बन सकता है जो इसमें है नहीं, तो उसमें यह भी बताया गया है आपके बुक में, जो अगर आप अफसाना पढ़ेंगे, एक सवाल जिसको सालिहा आबिद हुसैन ने लिखा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि भांजी समान है बहू। तो अगर भांजी होता तब भी हम कहते कि वो वाला ऑप्शन सही है, या फिर यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन है ये भी सही हो सकता है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। तो जमींदारन भी सही हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? वो नाम होना चाहिए भांजी। तो भांजी समान बहू आपके चैप्टर में बताया गया है, भांजी समान है बहू।
तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर बताया जा सकता है, लेकिन इसमें ये वाला सवाल मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपका ये जो चैप्टर है अफसाना एक सवाल, ये तो बताया ही नहीं गया है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं। लेकिन जो मॉडल पेपर में चूंकि दिया गया है तो मैं इसको करा रही हूँ, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही मानकर चलिए। कहने को तो डी भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा सही जो जवाब होना चाहिए वो जमेदारन को होना चाहिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मिर्जा हादी रुसवा का इसलूब तहरीर कैसा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मसजा व मखफा, ऑप्शन नंबर बी है फितरी और सादा, ऑप्शन नंबर सी है पेचीदा व पुरअसर और दिलकश, ऑप्शन नंबर डी है मुगलक और गुंजलक। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा, जिन्होंने एक नावल लिखा है जो बहुत ही मशहूर है, और उस नावल का नाम क्या है, उमराव जान अदा। क्या नाम है, उमराव जान अदा। इस नावल को लिखने वाले कौन है, वो नाम है मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा। तो इनका लिखने का जो तरीका है, इसलूब तहरीर है, वो कैसा है, तो मसजा व मखफा नहीं है, पेचीदा भी नहीं है, और ना ही मुगलक और गुंजलक है, बल्कि ये फितरी और सादा जबान का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि उमराव जान को रात के अंधेरे में कौन पहचान लेता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है उसका भाई, ऑप्शन नंबर बी है उसकी बहन, ऑप्शन नंबर सी है उसका बाप, ऑप्शन नंबर डी है उसकी माँ। तो देखिए उमराव जान अदा, जिसका असल नाम क्या था, अमीरुन था, तो उसको रात के अंधेरे में कौन पहचान लेता है। क्योंकि उस कहानी को अगर आप पढ़ेंगे, नावल को पढ़ेंगे, तो उसमें उसकी बहन का कोई जिक्र नहीं है, उसका बाप पहले ही मर चुका होता है, वफात हो चुकी होती है, उसकी बहन, उसकी माँ और उसका भाई 2 ही लोग हयात होते हैं, जिंदा होते हैं। लेकिन उसको रात के अंधेरे में कौन पहचान लेता है, तो उसकी माँ नहीं पहचानती है, बल्कि उसका भाई उसको पहचान लेता है रात के अंधेरे में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि मुंशी प्रेमचंद के नावलों का जमरा कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है बाजार हुस्न, चौगान हस्ती, गोशाए आफियत, ऑप्शन नंबर बी है कि ज़ादे राह, शहीद करबला, सैयदा का लाल, ऑप्शन नंबर सी है ज़ात शरीफ, उदास नस्लें, लंबी लड़की, ऑप्शन नंबर डी है दाता, फंदे, लहू के फूल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनके नावलों का जमरा की अगर मैं बात करूं तो वो है बाजार हुस्न और चौगान हस्ती और गोशाए आफियत। ये इनके नावलों का जमरा है और काफी मशहूर भी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 5वां। इसमें पूछा गया है कि प्रेमचंद की मौत कब और कहाँ हुई। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1936 ईस्वी को कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी है 1936 ईस्वी को बनारस में, ऑप्शन नंबर सी है 1936 ईस्वी को लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी है 1931 को दिल्ली में। तो देखिए इसमें 3 जो है ऑप्शन सन जो है 1936 बताया गया है, तो बिल्कुल सही है। 1931 में इनकी वफात नहीं हुई थी, तो एक ऑप्शन को आप पहले ही कट कर दीजिए। अब बचा 3 ऑप्शन। तो 1936 में तो इनकी वफात हुई थी, ये तो बिल्कुल पक्का है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि ये पैदा कब हुए थे। तो मुंशी प्रेमचंद जो हैं ये पैदा हुए थे 1880 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए थे, तो ये बनारस के एक छोटे से गांव जिसका नाम क्या है, लम्ही, लम्ही नामक गांव में ये बनारस में पैदा हुए थे 1880 ईस्वी में। और इनकी मौत की अगर मैं बात करूं तो कानपुर में नहीं इनकी मौत हुई थी, लखनऊ में भी नहीं हुई थी। तो ये जहां पैदा हुए थे बनारस में, वहीं इनकी मौत भी हुई थी 1936 ईस्वी को बनारस में, और बनारस की लम्ही गांव में ही हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि गौदान का मरकजी किरदार क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हूरी, ऑप्शन नंबर बी है गोबर, ऑप्शन नंबर सी है धनिया, ऑप्शन नंबर डी है हीरा। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। गौदान जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है,
और इसमें ये चारों किरदार हैं। अगर आप इस सबक को पढ़ेंगे तो आपको ये चारों किरदार मिलेंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? मरकजी किरदार। तो मरकजी किरदार कौन से हैं? गोबर और हीरा, ये दोनों लड़के होते हैं और ये मरकजी किरदार नहीं है। ये जो हूरी और धनिया, ये कौन होते हैं? ये मियाँ बीवी होते हैं। धनिया बीवी होती है और हूरी शौहर होता है उसका। तो धनिया जो है ये भी मरकजी किरदार नहीं है। हूरी जो कि शौहर होता है धनिया का, और ये गोबर और हीरा का बाप होता है। तो यही इस नावल का जो गौदान है इसका मरकजी किरदार है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन क्या है कि जो हूरी है उसकी मौत कैसे होती है, उसकी वजह क्या है, उसका रीजन क्या होता है। तो हूरी जो है ये खेतों में काम कर रहा होता है, गर्मी की शिद्दत से लू लगती है, तो लू लगने से ही हूरी की मौत होती है। लू लगना, जो गर्म हवाएं चलती है उसको लू लगना बोलते हैं। तो उसी से हूरी की मौत हो जाती है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें पूछा गया है कि बड़ी खूबसूरत थी मेरी माँ, ये बात किसने कही है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अफसाना निगार, ऑप्शन नंबर बी है मेजबान खातून ने, ऑप्शन नंबर सी है बहू ने, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। बड़ी खूबसूरत थी मेरी माँ, ये बात अफसाना निगार ने नहीं कही है। और ये अफसाना कौन सा है? ये इस अफसाने का नाम है एक सवाल, जिसको सालिहा आबिद हुसैन ने लिखा है। तो अफसाना निगार ने ये बात नहीं कही, ना ही मेजबान खातून ने कही थी, बल्कि ये बात तो बहू ने कही थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8वां। इसमें पूछा गया है कि आल अहमद सुरूर ने किस यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू में रीडर की हैसियत से काम किया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी है मेरठ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी है कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। आल अहमद सुरूर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से के शोबाए उर्दू में रीडर की हैसियत से काम नहीं किया, बल्कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने शोबाए उर्दू में रीडर की हैसियत से काम किया। किसने? आल अहमद सुरूर ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेरठ यूनिवर्सिटी से नहीं, बल्कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से इकबाल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की हैसियत से काम किया। किसने? आल अहमद सुरूर ने। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है रतन नाथ सरशार किस खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कश्मीरी खानदान से, ऑप्शन नंबर बी है लखनवी खानदान से, ऑप्शन नंबर सी है लाहौरी खानदान से, ऑप्शन नंबर डी है कायसाइड खानदान से। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। रतन नाथ सरशार जो हैं ये इनका ताल्लुक है कश्मीरी खानदान से। कहाँ से? कश्मीरी खानदान से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ लखनवी खानदान से नहीं होगा, ना ही लाहौरी खानदान से। जब हमें सही जवाब मिल गया तो इनमें से चारों जो 3 ऑप्शन और हैं वो तो अपने आप गलत हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें पूछा गया है कि उर्दू के पहले नावल निगार कौन हैं, यानी उर्दू के सबसे पहले नावल निगार की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है रतन नाथ सरशार, ऑप्शन नंबर बी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी है मिर्जा हादी रसुआ। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। उर्दू की पहले नावल निगार की अगर मैं बात करूं तो ये रतन नाथ सरशार नहीं है, मुंशी प्रेमचंद भी नहीं है, मिर्जा हादी रसुआ भी नहीं है। ये आपके चैप्टर में तो जरूर है पहला नावल उमराव जान अदा, उसको लिखा है मिर्जा हादी रसुआ ने, लेकिन ये उर्दू के पहले नावल निगार नहीं है। उर्दू के पहले नावल निगार हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इनका सबसे पहला नावल कौन सा है अगर मैं बात करूं तो उस नावल का नाम है मिरातुल उरूस। क्या नाम है? मिरातुल उरूस। ये भी याद रखिएगा, ये पहला नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद का। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां। इसमें पूछा गया है कि जब 2 कौमें मिलती हैं तो उनमें ...
क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोई रब्त नहीं होता बनता, ऑप्शन नंबर बी है तहजीबी इख्तिलात नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी है खास ताल्लुक पैदा होता है, ऑप्शन नंबर डी है तहजीबी लेन देन जरूर होता है। तो जब दो कौमें आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? कोई रब्त नहीं बनता, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं लफ्ज लग गया। तहजीबी इख्तिलात नहीं होता, बिल्कुल होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। खास ताल्लुक पैदा होता है, ये भी ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और वो क्या है कि तहजीबी लेन देन ज़रूर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12वां, इसमें पूछा गया है हम मुअज्जद हैं, हमारा केश है तरके रसूम, मिलते जब मिट गई मिल्लतें जब मिट गई अज्जाए ईमा हो गए, ये शेर किसका है? तो ये आपके मॉडल पेपर में था तो मैंने यहाँ पर लिखा दिया, करा रही हूँ इसको, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे वाले शेर नहीं दिए जाएंगे। शेर आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपके सिलेबस, अगर आप सिलेबस गौर से देखेंगे तो उसमें जितने शोरा कराम का नाम दिया गया है उन्हीं में से किसी का शेर आपको दिया जाएगा, और मैंने उसमें जितने नाम हैं उन सब के जो ट्रिक से हमने याद करना आपको बताया हुआ है कि कैसे याद करें। वहाँ पर हमने आपको लास्ट का जो अल्फाज होते हैं उनसे जो शायर हैं उनका नाम रिलेट करके आपको याद भी कराया है, लेकिन यहाँ पर ये जो शेर है ये बिल्कुल अलग है। आपके सिलेबस में भी ये शेर है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये मॉडल पेपर में था तो मैं करा रही हूँ। लेकिन इसको 100% आप लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर है तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये शेर किसका है। तो ये मोमिन खां मोमिन का नहीं है, ये मोमिन खां होना चाहिए, ख्वां ये गलत हो गया, मोमिन खां मोमिन इनका भी नहीं है। मिर्ज़ा दाग, फिर ऑप्शन नंबर सी है मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर डी है मिर्ज़ा गालिब। तो ये जो शेर है ये मोमिन खां मोमिन का नहीं है, मिर्ज़ा दाग का भी नहीं है, मीर तकी मीर का भी नहीं है, बल्कि ये शेर तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है, जो आपके सिलेबस में है ही नहीं। इनके शेर तो है ही नहीं, हाई स्कूल में, इंटर में ज़रूर है लेकिन हाई स्कूल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13वां, इसमें पूछा गया है कि कन्हैया लाल कपूर कब और कहां पैदा हुए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1910 ईस्वी को अमृतसर में, ऑप्शन नंबर बी है 1910 ईस्वी को लायलपुर पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी है 1910 ईस्वी को लुधियाना में, ऑप्शन नंबर डी है 1910 ईस्वी को हरियाणा में। तो 1910 चारों में ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये 1910 में ही पैदा हुए थे। लेकिन यहाँ पर आपको उनका असल जगह बताना है कि वो किस जगह पैदा हुए थे। ये 1910 ईस्वी में पैदा हुए थे, ठीक है, लेकिन ये अमृतसर में नहीं पैदा हुए थे, ये लुधियाना में भी नहीं पैदा हुए थे, लुधियाना भी पंजाब में है, और हरियाणा में भी नहीं पैदा हुए थे, लेकिन ये पंजाब में ही पैदा हुए थे, लेकिन लुधियाना में नहीं, बल्कि एक जिला है जिसका नाम लायलपुर है। क्या नाम है? लायलपुर। ये एक जिला है जो कि पंजाब में है, तो वहाँ ये पैदा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये जो लायलपुर है ये पहले था, लेकिन अब उसका नाम चेंज हो गया है, अब हो गया है फैसलाबाद, और फैसलाबाद ये है पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे। कौन? कन्हैया लाल कपूर। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14वां, इसमें पूछा गया है कि कन्हैया लाल कपूर का शुमार कैसे अदीबों में होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है नावल निगार में, ऑप्शन नंबर बी है मज़ाह निगार में, ऑप्शन नंबर सी है खाका निगार में, ऑप्शन नंबर डी है अफसाना निगार और मजमून निगारों में। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। जो कन्हैया लाल कपूर हैं इनका शुमार नावल निगारों में नहीं होता है, खाका निगार भी नहीं है ये, ना ही अफसाना निगार और ना मजमून निगार हैं, बल्कि कन्हैया लाल कपूर जो हैं ये मज़ाह निगारों में इनका शुमार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15वां, इसमें पूछा गया है कि चारपाई कैसा मजमून है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अदबी ज़राफ़त का नमूना, ऑप्शन नंबर बी है ज़राफ़त का शाहकार, ऑप्शन नंबर सी है तनकीद व तफसीरा पर मबनी, ऑप्शन नंबर डी है फ़िक्र व ख्याल की बुलंदी का बेहतरीन नमूना। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। चारपाई जो है इसमें अदबी ज़राफ़त
पाई जाती है तो अदबी ज़राफ़त है या ज़राफ़त का शाहकार। तो ज़राफ़त का शाहकार नहीं होता बल्कि अदबी ज़राफ़त का ये दिलचस्प नमूना है। कैसा नमूना है? दिलचस्प नमूना है अदबी ज़राफ़त का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तनक़ीद व तफसीरा पर मबनी नहीं है, ना ही फ़िक्र व ख़याल की बुलंदी का बेहतरीन नमूना है, बल्कि ये अदबी ज़राफ़त का दिलचस्प नमूना है। कौन? चारपाई। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16वां। इसमें पूछा गया है कि इनमें मुख्तसर अफसाना की सिनफ किस अदब के असरात की देन है, यानी ये कहाँ से शुरू हुआ मुख्तसर अफसाना। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फारसी अदब, ऑप्शन नंबर बी है मगरबी अदब, ऑप्शन नंबर सी है अरबी अदब, ऑप्शन नंबर डी है रूसी अदब। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। मुख्तसर अफसाना की अगर मैं बात करूं तो ये फारसी अदब नहीं है, यानी ये फारस से नहीं आया। ये अरबी अदब भी नहीं है, यानी ये अरब से भी नहीं आया। ये रूसी अदब भी नहीं है, ये रूस से भी नहीं आया, बल्कि ये मगरबी अदब है, यानी ये मगरिब से आया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17वां। इसमें पूछा गया है हयात जावेद किसकी किताब है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है सर सैयद, ऑप्शन नंबर बी है मौलाना हाली, ऑप्शन नंबर सी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर डी है ज़काउल्लाह। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। हयात जावेद, यहाँ पर क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, हयात जावेद किसकी किताब है। अगर यहाँ पर यह पूछा जाता कि हयात जावेद में किसका किरदार है, यानी किसके बारे में बात की गई है हयात जावेद में, तो वो बात फिर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता, क्योंकि हयात जावेद जो है ये किताब लिखी गई है सर सैयद अहमद के ऊपर, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद जिन्होंने डाली थी सर सैयद अहमद खां, तो उन्हीं के ऊपर ये किताब लिखी गई है जिसका नाम हयात जावेद है। लेकिन यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि इसको लिखा किसने है, ये किसकी किताब है। तो ये किताब है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर सैयद नहीं होगा, नज़ीर अहमद नहीं होंगे, ना ही ज़काउल्लाह होंगे। अब मौलाना हाली जो हैं इन्होंने और जो 2 किताबें और हैं जो काफ़ी पूछी जाती हैं, जो मशहूर भी हैं। एक हयात जावेद हुआ और एक किताब जो इनकी सबसे पहली स्वाहने उम्री है उसका नाम है हयात सादी। क्या नाम है? हयात सादी और हयात जावेद। इसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम क्या है? यादगार गालिब। क्या नाम है? यादगार गालिब। यादगार गालिब जो है ये इन्होंने अपने उस्ताद के लिए लिखा था, और इनके उस्ताद मौलाना हाली जो हैं ये शागिर्द हैं किसके? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के। तो ये अपने उस्ताद के इन्होंने लिए लिखा है ये किताब, जो यादगार गालिब के नाम से छपी हुई है, शाये हुई है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18वां। इसमें पूछा गया है कि प्रोफेसर गोपी चंद नारंग की दिलचस्पी का मैदान क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है तनकीद, ऑप्शन नंबर बी है तहकीक, ऑप्शन नंबर डी है लिसानियात, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। प्रोफेसर गोपी चंद नारंग जो है इनकी दिलचस्पी का मैदान जो है तनकीद है, तहकीक भी है, लिसानियात भी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19वां। इसमें पूछा गया है कि इकबाल को इनमें से कौन सा खिताब मिला। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा, ऑप्शन नंबर डी है शायर मशरिक, ऑप्शन नंबर सी है सर और मुफक्किर इस्लाम, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो अगर हम इकबाल का नाम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? सर मोहम्मद इकबाल, सर अल्लामा इकबाल। इनका नाम अल्लामा भी है। अल्लामा के माने क्या होता है? बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला, बहुत ज़्यादा जानने वाला। तो इनके नाम के साथ अल्लामा लगाया जाता है। ये अल्लामा इकबाल जो हैं इनका खिताब है अल्लामा, तो अल्लामा इनका खिताब है। और शायर मशरिक भी इन्हीं को कहा जाता है। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है। इनका खिताब सर भी है। सर के बारे में तो एक चीज़ फेमस है कि ये जब इनको ये खिताब दिया जा रहा था सर, और ये दिया किसने था यहाँ ये भी समझ लीजिएगा। तो अल्लामा इकबाल जो हैं इनको सर का खिताब हुकूमत बरतानिया दे रही थी, यानी कि ब्रिटेन की जो सरकार है वो दे रही थी। लेकिन इन्होंने इस सर का खिताब लेने से मना कर दिया। रीज़न क्या दिया कि जो मेरे बचपन के उस्ताद थे जिन्होंने हमको बुनियादी तालीम जिनसे मैंने हासिल की थी, यानी इनके उस्ताद का नाम क्या था? मीर हसन। जो मीर हसन हैं पहले उनको
शमसुल उलमा का खिताब दिया जाए, यानी मेरे उस्ताद को पहले शमसुल उलमा का खिताब मिले, उसके बाद ही मैं इस सर का खिताब लूँगा। तो इनकी ये फरमाइश पूरी की गई और इनके जो बचपन के उस्ताद मीर हसन थे उनको पहले शमसुल उलमा का खिताब दिया गया, उसके बाद ही इनको सर का खिताब मिला, उससे इन्होंने फिर लिया। और मुफक्किर इस्लाम के नाम का खिताब भी इन्हीं को दिया गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगला, और ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 20वां सवाल। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शायर तरक्की पसंद तहरीक की देन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हसरत, ऑप्शन नंबर बी है असगर, ऑप्शन नंबर सी है जिगर, ऑप्शन नंबर डी है फैज अहमद फैज। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तरक्की पसंद तहरीक की देन इसमें से कौन सा शायर है। तो हसरत मुहानी नहीं है, असगर गोंडवी भी नहीं है, जिगर मुरादाबादी भी नहीं है। तो ये सही जवाब आपका होगा फैज अहमद फैज। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने ये 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए, मुतबादिल किस्म के सवालात किए। तो अब आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि इनमें आपने कितना सही किया। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद भी आ रही हों। अगर पसंद आ रही हों तो आप इसे लाइक तो ज़रूर करिएगा। लाइक पहले करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने लाइक कर लिया ना, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया, भूल गए, तो वो लोग कर लें। उसके बाद फिर अब हम आते हैं हिस्सा बा की तरफ। हिस्सा बा जो होगा ये 50 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। यहाँ पर सबसे पहले एक हिदायत दी गई है कि मुंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर तरीन जवाब लिखिए। मुख्तसर तरीन से मुराद क्या है? ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ये कैसे हल होगा, तो ये हो जाएगा, आसान रहते हैं। अगर आपके जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो उन्हीं में से आपके जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वहीं से आपके बन जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये मुख्तसर तरीन सवाल। तो यहाँ पर ये 6 नंबरों के लिए होगा और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जाएंगे। मुख्तसर तरीन सवाल जो होंगे 3 होंगे और एक का जब आप जवाब लिखेंगे उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह आपके टोटल 6 नंबर हो जाएंगे मुख्तसर तरीन सवाल के जो जवाब लिखेंगे उससे। तो सवाल नंबर पहला यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्या चीज़ मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का जौहर है। तो आप जवाब डालिएगा और लिखिएगा कि पुरखुलूस सच्चाई और असलियत प्रेमचंद के अफसानों का जौहर है। इतना लिखेंगे 2 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद फिर हमसे दूसरा सवाल पूछा गया है कि इंशाइये के लिए मौजू कैसा होना चाहिए। तो आप जवाब डालिए और उसमें लिखिए कि इंशाइये के लिए मौजू की कोई पाबंदी नहीं है। इंशाइया किसी भी मौजू पर लिखा जा सकता है, यानी किसी भी टॉपिक पर इंशाइया लिखा जा सकता है। इसके लिए कोई टॉपिक ऐसे मुकम्मल ये नहीं है कि इसी पर हम लिखें, इसके अलावा किसी पर नहीं लिख सकते। तो इसके लिए मौजू जो होता है वो कोई भी आप लिख सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई कैद नहीं है। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर ता पर, यानी कि तीसरा सवाल यही मुख्तसर तरीन सवाल का ही सवाल है ये। इसमें पूछा गया है कि अफसाना जिसका नाम है इबरत के कुछ किरदारों के नाम लिखें। तो आप जवाब डालिएगा और उसमें लिखिए कि अफसाना इबरत के कुछ किरदारों के नाम मुंदरजा झेल हैं। तो पहला नाम है पंडित चंद्रधर, और ये कौन होते हैं? ये मौल्लिम यानी कि ये उस्ताद होते हैं। दूसरा एक किरदार है जिसका नाम होता है ठकराती बल सिंह। ठकराती बल सिंह जो होते हैं ये हेड कांस्टेबल होते हैं, यानी कि दरोगा होते हैं। क्या होते हैं? दरोगा जी होते हैं। तीसरा किरदार इसमें है मुंशी बीजनाथ का। मुंशी बीजनाथ जो होते हैं ये अकाउंट क्लर्क होते हैं, यानी हिसाब लेने वाला। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं? क्लर्क लिख सकते हैं। अकाउंट क्लर्क यानी हिसाब किताब लिखने वाला। इसके बाद अगला एक किरदार चोखेलाल का भी है इसमें, और कृपा शंकर। कृपा शंकर जो हैं ये शागिर्द होते हैं। किसके? ये शागिर्द होते हैं पंडित चंद्रधर के। तो ये कुछ किरदार हैं किसके? ये अफसाना है जिसका नाम इबरत है और जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। इसके बाद आते हैं
अगला सवाल है यहाँ पर सवाल नंबर 2 है। इसमें हिदायत दी गई है कि मुंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। मुख्तसर जवाब से मुराद क्या है कि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। इससे पहले वेरी शॉर्ट टाइप था और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। मुख्तसर जवाब लिखना है इसको, जिसके लिए यहाँ पर हमको 20 नंबर मिलेंगे। और सवाल कितने पूछे जाएंगे? तो सवाल होंगे 4 और एक सवाल का जवाब सही जवाब लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस तरह आपके इस हिस्से से जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी मुख्तसर जवाब जिसमें हमको लिखना है, उसमें हमको टोटल 20 नंबर मिलेंगे। तो सवाल नंबर पहले पर आते हैं। इसमें है कि गजल पर मुख्तसर व जामे नोट लिखिए। तो आप जवाब डालिए और हेडिंग डालिएगा गजल। इसके बाद अंदर इसमें लिखिएगा कि गजल अरबी जबान का लफ्ज है। लुगत में इसके माने हैं औरतों की बातें करना या फिर औरतों से बातें करना। इससे मालूम हुआ कि बुनियादी तौर पर गजल में इश्किया बातें बयान की जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गजल में और तरह के मज़ामीन भी दाखिल होते गए और आज ये कहा जा सकता है कि गजल में तकरीबन हर तरह की बातें बयान हो सकती हैं। शायद यही वजह है कि गजल आज भी उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ़े सुखन है। तो उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सिनफ कौन सी है? तो वो आप बताइएगा, गजल है। इसके बाद गजल में ही मिसरा होता है। तो मिसरा किसे कहते हैं, इसके बाद बारे में आप लिख लीजिएगा। मिसरा का माने दरवाजे का एक पट होता है। मान लीजिए कोई एक ये दरवाजा है 2 पट वाला, तो इसमें का एक पट, चाहे वो ये वाला हो चाहे वो ये वाला हो, कोई सा भी एक पट, ये हमारा मिसरा कहलाता है। जैसे एक और अगर मैं एग्जाम्पल लूं, आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे जो हमारा शेर होता है, इसमें 2 लाइन होती हैं, तो इसमें से कोई सा भी एक लाइन, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, यानी एक कोई सा लाइन जिसमें शायर ने अपनी बातें बयान की हो, तो हम उसको मिसरा बोलते हैं, एक लाइन को। अब जब 2 मिसरे मिलते हैं तब जाके हमारा शेर बनता है। क्या बनता है? शेर बनता है। 3 नहीं 4, अगर 4 मिसरे होंगे तब कता बन जाएगा, रुबाई भी बनता है, तो वो अलग चीज़ होती है, उसकी अपनी अलग खुसूसियात होती है। लेकिन यहाँ पर हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, मिसरा। तो मिसरा के माने बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आप कोई सी भी एक लाइन समझ सकते हैं जिसमें शायर ने कोई चीज़ें बयान की हों। इसके बाद आता है रदीफ। रदीफ भी गज़ल में पाया जाता है। तो ये क्या होता है? रदीफ वो लफ्ज़ या अल्फाज का वो मजमुआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। इसके बाद आता है काफिया। काफिया भी गज़ल में ही आता है। तो काफिया किसे कहते हैं? काफिया उन हुरूफ व हरकत के मजमुए को कहते हैं जो हम आवाज़ होते हैं, यानी मिलते जुलते आवाज़ होते हैं मगर अल्फाज बदले होते हैं। काफिया रदीफ से पहले आता है। इसके बाद आता है गज़ल का पहला शेर। इसको क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये गज़ल का पहला और आखिरी शेर, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, यानी इसमें काफिया भी हो और रदीफ भी हो, और उसको हम मतला कहलाता है। क्या कहेंगे? मतला कहेंगे। और वो गज़ल का पहला शेर हो। तो इसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए मतला के लिए। मतला के लिए गज़ल का पहला शेर हो, दूसरा है कि वो उसमें काफिया हो, तीसरा है कि उसमें रदीफ हो। अगर ये तीनों चीज़ें पाई जाएंगी तो वो शेर हमारा मतला कहलाएगा। गज़ल का आखिरी शेर क्या होता है? तो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस कहते हैं, तखल्लुस किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिएगा। तखल्लुस शायर का वो छोटा नाम जिसको शायर अपने जो शेर होता है उसमें आखिर में लिखता है। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ये इनका पूरा नाम है, लेकिन इनका तखल्लुस की अगर मैं बात करूं तो वो गालिब है, यानी सिर्फ गालिब। इसी तरह मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये इनका पूरा नाम है, लेकिन इनका तखल्लुस क्या है? हाली। तो इसको हम तखल्लुस बोलते हैं। तो गज़ल का आखिरी शेर हो और उसमें शायर ने तखल्लुस का इस्तेमाल भी किया हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम मक्ता बोलेंगे। मक्ता और मतला में क्या फ़र्क है इसको भी समझ लीजिएगा। गज़ल की सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल, शाह बैत या
हासिल गज़ल कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक शेर भी लिख दिया है आपके समझाने के लिए कि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए कि मिसरा, रदीफ, काफिया ये सब होता क्या है, इसको समझने के लिए। तो एक शेर है कि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी का है को है ख्वाब है दीवाने का। अब ये गजल का पहला शेर है, यहाँ पर ये चीजें पाई गई। दूसरा क्या है कि इसमें आप देखिएगा ये क्या है, समझाने और दीवाने। तो समझाने और दीवाना, दीवाने, दीवाना नहीं दीवाने, तो ये क्या है, ये हम आवाज हैं, मिलते जुलते आवाज हैं लेकिन अल्फाज बदले हुए हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे, काफिया कहेंगे। क्या कहेंगे, काफिया। तो ये रहा काफिया। इसके बाद आया है का और का। ये क्या होता है, ये बार बार आता है, आखिर में आता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा रदीफ है। तो ये गजल का पहला शेर है और इसमें रदीफ भी है, काफिया भी है। तो हम इस शेर को क्या कहेंगे, मतला बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मतला बोलेंगे। इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 12 इसमें पूछा गया है कि कता किसे कहते हैं, मुख्तसरन समझाइए। तो आप जवाब लिखिएगा और हेडिंग डालिएगा कता। कता में लिखिए कि कता के लग़वी माने टकराव या जुज़ के होते हैं। 4 मिसरों की नज्म को कता कहते हैं। मिसरा अभी हमने समझा था, मिसरा क्या होता है। अब मिसरों यानी कि क्या हुआ कि 4 मिसर, एक होता तो मिसरा कहलाता, लेकिन जब 4 मिसरों की बात हुई यानी कि 4 लाइनों की बात करेंगे हम, तो 4 मिसरों की 4 लाइनों की नज्म को कता कहते हैं। कता किसी भी बहर में कहा जा सकता है। कता में दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। अभी हमने आपको काफिया समझा दिया, अब आप इस यहाँ पर भी समझ पाएंगे अच्छे से कि हम काफिया यानी इसमें काफिया हो, लेकिन कौन कौन सा मिसरा, कौन सी लाइन, तो यहाँ पर वो भी मेंशन किया गया है कि कता में दूसरा और चौथा मिसरा यानी दूसरा और चौथी लाइन जो है वो हम काफिया हो। इसकी खास वजह यह है कि कता रिवायती शायरों के यहाँ उमूमन गज़ल के अशआर में मिलता है। कता के अशआर मुसलसल और मरबूत होते हैं। मिसाल के तौर पर एक शेर है, शेर नहीं बोलेंगे इसको तो कता बोलेंगे, क्योंकि इसमें शेर 2 मिसरे के लाइन को शेर कहते हैं, लेकिन ये हमारा शेर नहीं है, ये नज्म है, मिसरा है। इसमें 4 मिसरे हैं, ये हमारा कता कहलाएगा। रुबाई में भी 4 ही मिसरे होते हैं, लेकिन उसकी अलग खुसूसियात है, उसको भी हम कभी पढ़ेंगे। वैसे हमने पढ़ा है रुबाई किसे कहते हैं, इसको हमने अच्छे से समझा है, लेकिन यहाँ पर रुबाई नहीं पूछी गई है, हमसे कता पूछा गया है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिसाल के तौर पर एक कता है कि बेपर्दा नजर आई चुकल चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। अब यहाँ पर गड़ गया और पड़ गया, ये गया तो हमारा क्या हो गया, रदीफ हो गया, लेकिन ये गड़ और पड़ ये हम आवाज है, लेकिन अल्फाज बदले हुए हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे, गड़ और पड़। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे काफिया। तो हम काफिया कौन से अल्फाज हैं, दूसरा और चौथा मिसरा यानी दूसरी और चौथी लाइन जो है उसमें काफिया पाई गई है, उसी को हम कता बोलते हैं। इसके बाद आता है अगला सवाल, सवाल नंबर ता यानी कि तीसरा। इसमें सवाल है कि कब तक अभी रह देखें ऐ कामत जानाना, कब हश्र मुअय्यन है तुझको तो खबर होगी। इस शेर का खालिक कौन है और इसका क्या मतलब है, बताइए। तो आप यहाँ पर जवाब डालिए, उसके बाद यहाँ पर जो शेर है इसके शुरुआत के अल्फाज और आखिर के अल्फाज लिखिए कि कब तक अभी ... खबर होगी। उसके बाद आप इसका हवाला लिखिए, क्योंकि हवाला में ही इसका खालिक कौन है उसको लिखा जाता है और ये कहाँ से लिया गया है उसके बारे में होता है। तो हवाला हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए कि ये शेर हमारी उर्दू की नई किताब, चूँकि हाई स्कूल में जो बुक चलती है उसका नाम है उर्दू की नई किताब, तो ये शेर हमारी उर्दू की नई किताब से अखज़ किया गया है यानी लिया गया है, जिसके खालिक यानी कि जिसके शायर जो हैं उनका नाम है फैज़ अहमद फैज़।
اس کے بعد آپ اس کا مطلب لکھیے. مطلب یعنی کہ تشریح کو ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں ہم سے مطلب پوچھا گیا ہے تو ہم مطلب ہی لکھیں گے. مطلب لکھیے گا کہ لکھیے فیض کہتے ہیں یا پھر شاعر کہتا ہے، دونوں چیزیں لکھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم نے یہاں پر حوالہ لکھا، ہم کو پتا ہے کہ ہوگی لاسٹ میں آیا ہے، تو اس کو فیض احمد فیض نے لکھا ہوگا، تو یہاں پر ہم فیض لکھ دیں گے، چونکہ فیض احمد فیض کا تخلص فیض ہے. تو فیض کہتے ہیں کہ کب تک معشوق کی راہ دیکھتا رہوں، یعنی اپنی محبوبہ کی راہ دیکھتا رہوں. کب اس کو آنا ہے یہ تو اسی کو خبر ہوگی، یہ بات یعنی اسی کو پتا ہوگی، ہم کو کیا ہی پتا. اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر. کوشچن نمبر 7 یعنی کہ چوتھا یہ سوال ہے. اس میں پوچھا گیا ہے صنعت حسن تعلل. اگر آپ ماڈل پیپر دیکھیں گے تو وہاں پر صفت یہاں پر لکھا ہے، لیکن یہاں پر صفت نہیں ہونا چاہیے، وہاں اس میں ٹائپنگ مسٹیک ہے. تو صفت کے بجائے یہاں پر صنعت ہونا چاہیے. تو صنعت حسن تعلل اور تلمیح کی تعریف میں مثال لکھیے. تو آپ جواب ڈالیے گا ہیڈنگ ڈالیے گا حسن تعلل یا پھر صنعت حسن تعلل بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر لکھیے گا کہ جب شاعر اپنے کلام یا شعر میں ایسی شاعرانہ وجہ یا علت بیان کرے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو بلکہ شاعرانہ حسن کے لیے پیدا کی گئی ہو، تو اسے صنعت حسن تعلل کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شعر ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی. تو اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا. سپاہ خدا سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے ان سب کو خدا کا سپاہی بتایا گیا ہے، جو کہ 3 رات کے پیاسے ہیں. آگے شاعر کہتا ہے کہ ساحل کے معنی ہوتا ہے سمندر کا کنارہ. کیا ہوتا ہے؟ سمندر کا کنارہ، اس کو ساحل بولا جاتا ہے. تو ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی. جو موجے کہتے ہیں لہروں کو. تو فرات کی جو لہریں ایسے ایسے کر کے اٹھ رہی تھی، تو شاعر نے کیا بتایا ہے کہ یہ لہریں نہیں اٹھ رہی ہیں بلکہ یہ اس وجہ سے اپنا سر پٹک رہی ہیں چونکہ خدا کے سپاہی جو ہیں وہ 3 رات کے پیاسے ہیں. تو یہ اصل وجہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں یہ چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آج بھی یہ چیزیں جو لہریں ہوتی ہیں، چاہے وہ سمندر کی ہو، دریا کی ہو، کہیں کی بھی لہریں ہوں، آپ دیکھیں گے وہ اٹھتی ایسے ہی کر کے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ اپنا سر پٹک رہی ہیں. تو اس شعر کے حسن کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے شاعر نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے. اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت حسن تعلل پائی گئی ہے. اس کے بعد پھر اگلی ہیڈنگ ڈالیے گا تلمیح. صنعت تلمیح یا پھر تلمیح لکھ سکتے ہیں، دونوں چیزیں. اس کے اندر آپ لکھیے کہ وہ کلام جس میں کسی قصہ یا تاریخی واقعہ یا کسی علمی اصطلاح سے مراد ہمارا کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے جو باتیں ثابت ہوں، قرآن و حدیث سے جو باتیں ثابت ہو ان کو ہم علم اصطلاح بولیں گے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے ہم صنعت تلمیح کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شعر ہے کہ غرق کر دے گا وقت کا دریا کوئی فرعون اگر خدا نکلا. تو اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ غرق کر دے گا یعنی ڈبو دے گا وقت کا دریا اسے، کسے؟ فرعون کو. یعنی کہ اگر کوئی پھر سے فرعون جیسی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا، فرعون بننا چاہے گا، تو اللہ رب العزت اس کو پھر سے ڈبو دیں گے. تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت چیزیں ہیں، یعنی علم اصطلاح کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس شعر میں. اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس میں صنعت تلمیح پائی گئی ہے. اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں. کوشچن نمبر 3. اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ مندرجہ ذیل سوالوں کی تفصیلی جواب لکھیے. تفصیلی جواب سے مراد ہے لانگ ٹائپ کوشچن کا. کیسے کوشچن ہوں گے؟ یہ لانگ ٹائپ کوشچن ہوں گے، جس کے لیے آپ کو یہاں پر 6 نمبر جو بتایا گیا ہے یہ ایک کوشچن کے لیے بتایا گیا ہے، لیکن اس حصے سے آپ کے 4 کوشچن ہوں گے.
जब आप चारों के सही जवाब लिखेंगे तो आपको 24 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी जो तफसीली सवालात के जवाब आप लिखेंगे तो यहाँ से आपके 24 नंबर हो जाएंगे। तो सवाल नंबर पहला इसमें पूछा गया है, पीछे आ गए चलिए। तो सवाल नंबर पहला है इसमें कि अपनी दरसी किताब के मुंदरजा झेल इक्तिबास की आसान ज़बान में तशरीह कीजिए और सियाक व सबाक का हवाला भी दीजिए। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि सियाक व सबाक लिखें और हवाला भी लिखें, नहीं। हवाला तो किस में लिखा जाता है? हवाला नज्म वाले हिस्से में लिखा जाता है, गज़ल में लिखा जाता है हवाला। लेकिन जो नस्र वाला पार्ट होता है उसमें सियाक व सबाक होता है। तो सियाक व सबाक में क्या होता है कि ये कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया और इसको किसने लिखा, और यही डिटेल्स आपको बतानी होती हैं हवाला में भी। तो यहाँ पर सियाक व सबाक के बारे में आपको बताना है, बस इतना जानिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये लफ्ज़ हवाला देखकर आपको तशरीह बताना है और सियाक व सबाक बताना है, जिसके लिए आपको टोटल यहाँ पर 6 नंबर मिलेंगे इस सवाल के जवाब को लिखने से। तो आप जवाब नंबर डालिएगा, उसके बाद शुरुआत के अल्फाज और आखिर के अल्फाज लिखिएगा। कैसे? ऐसे कि तमाम शहर में मेरे ... उनको रंज देना है। उसके बाद फिर आप सियाक व सबाक हेडिंग डालिएगा और इसमें लिखिएगा कि ये इक्तिबास उर्दू की नई किताब, ये जो किताब है, ये हाई स्कूल में जो किताब चलती है उसका नाम क्या है? उर्दू की नई किताब। तो ये इक्तिबास हमारी उर्दू की नई किताब के सबक, और सबक का नाम क्या है? उमराव जान अदा है से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ यानी जिसको लिखने वाले राइटर जो हैं उनका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ है। उमराव जान अदा एक तवाइफ की आप बीती है जो हादी रसूआ को अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है। उसके बाद फिर हेडिंग डालिएगा तशरीह, और तशरीह में लिखिए कि मिर्ज़ा हादी रसूआ कहते हैं कि उमराव जान अदा के मुजरे को लोग बहुत पसंद करते थे, यानी जो वो नाच करती थी, डांस करती थी, उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लोगों की ज़बानी अपनी तारीफ सुनकर वो बहुत खुश होती। यहाँ रहकर उसे अपने बचपन की याद आती थी। बचपन के ख्याल के साथ ही उसमें एक जोश सा उठता था। लखनऊ की तबाही और हुकूमत का जवाल सब कुछ नज़रों के सामने था। कलेजा पत्थर का हो गया था। माँ बाप की तस्वीर दिमाग में घूमते ही ख्याल आता कि पता नहीं कोई जिंदा भी है या नहीं, और अगर जिंदा भी है तो उनसे उसको क्या लेना देना। रिश्ते मिटते नहीं हैं, मगर कोई भी गैरतमंद रिश्तेदार उससे मिलना क्यों पसंद करेगा। उन लोगों से मिलने की कोशिश करना खुद उनको तकलीफ देना है। तो ये सारी बातें वो अपने जहन में यानी खुद ही सोच रही थी। कौन? उमराव जान अदा, जिसका बचपन का नाम अमीरुन था। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर बा पर। सवाल नंबर बा है कि मुंदरजा झेल उन्वानात। उन्वानात क्या होता है? ये उन्वान का जमा होता है। उन्वान कहते हैं टॉपिक को। तो कई सारे जब उन्वान होते हैं, कई सारे टॉपिक्स होते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? उन्वानात बोलते हैं। में से किसी एक पर मजमून लिखिए। मजमून जिसे हम इंग्लिश में एस्से कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्से, और हिंदी में निबंध कहते हैं। तो एस्से लिखने के लिए आपको यहाँ पर 6 नंबर मिलेंगे, और यहाँ पर 5 से 6 नाम आपको दिए जाएंगे एग्जाम में भी, लेकिन आपको करने सिर्फ एक ही होगा। तो पहला नाम यहाँ पर है पसंदीदा अदीब या शायर। कोई पसंदीदा अदीब हो चाहे शायर हो, किसी एक के बारे में आपको लिखना है। तो आपको जो फेवरेट हो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आपने हालात ज़िंदगी याद की हो और आपके फेवरेट हैं तब भी आप उसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके पसंदीदा अदीब या शायर के बारे में पूछा जाए, कोई नाम ना मेंशन हो तो। दूसरा नाम है ईद उल फित्र या ईद का त्योहार। तीसरा है बारिश का मौसम या फिर बरसात का मौसम। चौथा है किसी तारीखी मुकाम की सैर या फिर आगरा की सैर। और इसके बाद फिर 5वें नंबर पर है, चौथा नहीं 5वां होना चाहिए, 5वें नंबर पर है कंप्यूटर की अहमियत। तो हमने इन सभी के ऊपर मजमून लिखा हुआ है, अलग एक एक आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। आप नाम डालेंगे ईद उल फित्र के ऊपर मजमून मिल जाएगा। बारिश का मौसम या फिर बारिश का मौसम नहीं, बरसात का मौसम के नाम से होगा तो वही बात है, तो उस पर भी मजमून मिल जाएगा। किसी तारीखी मुकाम की सैर यानी आगरा की सैर, इस पर भी कराया हुआ है। कंप्यूटर की अहमियत क्या है, इस पर भी मजमून कराया हुआ है।
تو آج ہم کرنے والے ہیں پسندیدہ ادیب یا شاعر، اس پر مضمون ہمیں کیسے لکھنا ہے. تو یہ جو میں لکھا رہی ہوں اس کو بھی لکھ سکتے ہیں، یا آپ کے جو فیوریٹ ہوں، جن کے بارے میں اگر آپ نے مضمون حالات زندگی یاد کی ہوئی ہے اور آ گیا کہ آپ اپنے پسندیدہ ادیب یا شاعر کے بارے میں لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، غلط نہیں ہوگا. تو ہیڈنگ ڈالیے گا میرا پسندیدہ ادیب و شاعر. تو آج جو ہم کرنے والے ہیں وہ ادیب و شاعر دونوں ہیں، لیکن ہم سے پوچھا کیا گیا ہے ادیب یا شاعر، لیکن یہاں پر میں ادیب و شاعر لکھ رہی ہوں کیونکہ یہ ادیب اور شاعر دونوں ہیں جن کا نام میں یہاں پر لکھ رہی ہوں، اور وہ نام کیا ہے؟ مرزا غالب کا ہے. تو آپ لکھیے گا کہ میرا پسندیدہ ادیب اور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں. مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو کالا محل اکبر آباد جو پہلے نام ہوا کرتا تھا، آج کے دور میں آج کی ڈیٹ میں ہم اس کو آگرہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ پہلے نام اکبر آباد ہوا کرتا تھا. تو یہ اکبر آباد یعنی کہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے. کون؟ مرزا اسد اللہ خان غالب. آگے لکھیے گا کہ مرزا غالب پہلے تخلص اسد کرتے تھے. ان کا چونکہ نام تھا مرزا اسد اللہ خان غالب تو یہ پہلے اپنا تخلص اسد کرتے تھے اور پھر بعد میں غالب رکھنے لگے. تو یہ غالب جو تخلص ہے یہ بعد کا ہے، پہلے ان کا اگر تخلص پوچھا جائے تو وہ اسد ہوا کرتا تھا. مرزا غالب کا لقب مرزا نوشا اور دولہا بابو ہے. غالب نے اردو ادب میں ایک نئی راہ نکالی اور اس میں وہ جدت پیدا کی کہ جو آج تک کسی کو نصیب نہ ہو سکی، اور یہ تھی ان کی خطوط نویسی. خطوط نویسی یعنی جو وہ خط لکھتے ہیں وہ بہت ہی بہترین ہوتے تھے. غالب اپنے خطوط کی وجہ سے دنیا ادب میں رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے. مرزا غالب کی وفات 15 فروری 1869 کو دہلی میں ہوا. تو یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی وفات دہلی میں ہوا تھا. اس کے بعد آگے لکھیے گا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کا اول مجموعہ جس کا نام کیا ہے؟ عود ہندی، اور دوسرا خطوط کا مجموعہ جس کا نام اردو معلیٰ ہے کے نام سے شائع ہوا یعنی کہ چھپا. بقول غالب انہوں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ مراسلے کو مکالمہ کس نے بنایا تو وہ بنانے والے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب. اس طرح مرزا غالب نے اپنے خطوط میں سادگی، سلاست، روانی اور شگفتگی پیدا کر دی ہے. اردو میں طنز و مزاح کی بنیاد ڈالی اور غالب کو اردو نثر کا پہلا مزاح نگار مانا جاتا ہے. غالب نے اردو میں نئی راہ نکال کر اس کو نئی روح بخشی ہے. بہادر شاہ ظفر جو کہ آخری مغل سلطنت کے بادشاہ تھے. کون؟ بہادر شاہ ظفر. انہوں نے مرزا غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کا خطاب دیا. کس نے دیا؟ تو یہ آخری جو مغل سامراج کے راجا تھے یعنی کہ بہادر شاہ ظفر تھے، انہوں نے ہی مرزا غالب کو ان خطاب سے نوازا. کون کون سے؟ تو نجم الدولہ ہے، دبیر الملک ہے، نظام جنگ ہے. اس کے بعد اگلے سوال پر آتے ہیں. سوال نمبر تا. اس میں پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل غیر درسی اقتباس کا خلاصہ اپنے زبان میں لکھیے، جس کے لیے آپ کو 6 نمبر ملیں گے. یہ غیر درسی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ یہ آپ کے بک، آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، الگ سے ہی آپ کو کوئی اقتباس دیا جائے گا اور آپ کو اس کو اور آسان لفظوں میں لکھنا ہے، یعنی اس کا خلاصہ کرنا ہے، جس کے لیے آپ کو 6 نمبر ملیں گے. تو یہ بہت ہی آسان سوال ہوتا ہے، ہر بار پوچھا جاتا ہے اور آپ کے ایگزام میں پھر سے پوچھا جائے گا. تو یہاں پر ہم جواب نمبر ڈالیں گے، اس کے بعد شروعات کے الفاظ اور آخر کے الفاظ لکھیں گے. آپ لکھیے گا کہ ایک اچھا مصور ... جوان رہتا ہے. اس کے بعد پھر آپ خلاصہ ڈالیے گا ہیڈنگ، اور اس میں لکھیے گا کہ ایک اچھا مصور یا ایک اچھا شاعر. مصور کہتے ہیں جو چتر بناتا ہے، چترکار جو ہوتا ہے اس کو مصور بولتے ہیں. اور ایک اچھا شاعر بہت سی اچھی تصویریں بناتا ہے، وہ بہت ساری اچھی نظمیں لکھتے ہیں. یعنی ایک کیا کرتا ہے؟ مصور جو ہوتا ہے وہ اچھی تصویریں بناتا ہے، جو چترکار ہوتا ہے، تصویر بنانے والا ہوتا ہے، وہ اچھی تصویریں بناتا ہے. اور جو نظم شاعر ہوتا ہے وہ بہت اچھی نظم لکھتا ہے یا پھر بہت اچھی غزلیں لکھتا ہے. لیکن ان میں
ایک تصویر یا نظم ایسی ہے جو اس کے کمال کی عکاسی کرتی ہے اور اس کے فن کا معراج ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک بار پاتا ہے اور ایک ہی بار اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے شروعاتی تصانیف میں اس کے صرف اشارے ملتے ہیں جو پہلے دھیمے سے ظاہر ہوتے ہیں، پھر اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب فکر اور زبان کا توازن شخصیت اور فنی شاعری کے درمیان ایک کامیاب تعلق کو جنم دیتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں شعور اور فن بھی پروان چڑھتا ہے۔ وہ خود بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کا ہنر جوان رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے سوال نمبر 7۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ادیب شاعر کی سوانح مختصراً لکھیے اور طرز بیان کی خوبیاں بتائیے، جس کے لیے آپ کو 6 نمبر ملیں گے۔ تو یہاں پر پہلا نام ہے مولانا حالی، دوسرا نام ہے اصغر گونڈوی، تیسرا ہے احتشام حسین، چوتھا ہے سر محمد اقبال، پانچواں ہے صالحہ عابد حسین۔ تو ان میں سے آپ کو کسی ایک کے بارے میں لکھنا ہے، زیادہ کے بارے میں نہیں لکھنا ہے، کسی ایک۔ یہاں پر ایک تو یہاں پر کٹ گیا ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہے، تو میں سے کسی ایک لکھ لیجئے گا، کیونکہ ایگزام میں آپ کو ایک ہی پوچھا جائے گا آپ سے، کئی سارے نہیں ہوں گے، بس ایک ہی ہوگا۔ تو آج جو ہم کرنے والے ہیں وہ نام ہے مولانا حالی کا۔ ویسے سبھی کے بارے میں آپ کو اسی چینل پہ مل جائے گا، حالات زندگی۔ تو ہیڈنگ ڈالیے گا مولانا حالی۔ مولانا حالی کا جو پورا نام ہے وہ نام ہے مولانا الطاف حسین حالی، کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت ہریانہ میں ایک غریب خاندان میں ہوا تھا۔ ابھی 9 برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد ان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ والد کے بعد بھائی اور بہن نے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ ہی سالوں میں شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد فکر معاش یعنی روزگار کے چکر میں اس کے لیے پریشان ہوئے کہ اب شادی ہو گئی، ذمہ داریاں بڑھ گئیں، تو اب کچھ کمانا ہوگا، پیسے اکٹھا کرنے ہوں گے جس سے گھر پریوار چلے، خوش رہے۔ تو شادی کے بعد فکر معاش نے پریشان کیا تو وہ دہلی آ گئے روزگار کی تلاش میں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد عزیزوں کے اصرار پر انہیں پانی پت واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا، یعنی ان کے اپنے لوگوں نے ان کو واپس بلا لیا کہ یہیں کچھ کرو، دہلی میں نہیں رہو۔ حالی کو حصول علم کا بے حد شوق تھا، یعنی علم حاصل کرنے کا۔ حصول علم سے مراد کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ 4-5 سال بعد وہ دوبارہ دلی آئے، جہاں انہوں نے عربی اور فارسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ پہلی بار جب دہلی آئے تب کس لیے آئے تھے؟ فکر معاش یعنی کہ روزگار کے چکر میں آئے تھے، کمانے آئے تھے۔ لیکن دوسری بار جب یہ آئے دہلی تب یہ پڑھنے کے لیے آئے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ 1857 عیسوی کے انقلاب کے بعد اپنے ایک شناسہ یعنی اپنے ایک جاننے والے کے ذریعہ مرزا غالب کے شاگرد ہوئے۔ جو مولانا الطاف حسین حالی ہیں یہ شاگرد ہیں کس کے؟ مرزا غالب کے۔ تو یہ کس کے ذریعے ہوئے تھے؟ یہ ایک اپنے شناسہ، ایک اپنے جاننے والے کے ذریعے ہی مرزا غالب سے پہلی بار ملے تھے۔ مولانا حالی کا انتقال 1914 عیسوی کو ہوا تھا۔ آگے لکھیے گا کہ طرز بیان کی خوبیاں، ہیڈنگ ڈالیے اور اس میں لکھیے کہ مولانا الطاف حسین حالی، یہ ان کا پورا نام ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی ایک اعلیٰ درجے کے نقاد، سوہ نگار، انشا پرداز، مورخ اور بلند پایہ شاعر تھے۔ اردو شاعری میں حالی نے ہی جدید نظم کی بنیاد ڈالی۔ ان کی نظمیں مناجات بیوہ، چپ کی داد قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ مد و جزر اسلام، تو آپ سے ایگزام میں یہ نہیں پوچھا جائے گا اس کا دوسرا نام جو ہے مسدس حالی، یہ اس کا دوسرا نام ہے، کیونکہ یہاں پر حالی لکھا ہوا ہے تو آپ پہچان جائیں گے کہ اس کو کس نے لکھا ہے۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ مد و جزر اسلام کس کی تصنیف ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ مسدس حالی کا ہی دوسرا نام ہے مد و جزر اسلام، اس کو لکھنے والے مولانا حالی ہیں۔ ان کی شاعرانہ صلاحیت کا بہترین نمونہ ہے۔ مولانا حالی اردو شاعری کو زندگی سے قریب تر لانا چاہتے تھے۔ ان کی شاعری میں بہار، موسم، قدرتی مناظر اور حب الوطنی
यानी वतन से मोहब्बत का रंग देखने को मिलता है। मौलाना हाली नज्म व नस्र दोनों में दर्जाए कमाल रखते थे। मुकदमा शेर व शायरी, हयात सादी, ये इनकी पहले सवाने हयात है। दूसरा है यादगार गालिब, अगला है और हयात जावेद। उनकी बेहतरीन तसानीफ हैं। किसकी? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना क्लास 10 यानी हाई स्कूल वालों के लिए मॉडल पेपर। ये क्या है? मॉडल पेपर है और ये 5वां मॉडल पेपर है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा भी किया था कि आपके एग्जाम से पहले पहले मैं आप सबके लिए 5 मॉडल पेपर लेकर आऊंगी। तो आज हमारा ये आखिरी मॉडल पेपर था जो कि आपके बोर्ड वालों ने लॉन्च किया था। जैसा कि आप चाहते भी थे कि जो बोर्ड वालों ने लॉन्च किया है, जो आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में है, मैं उस मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।